Good evening, dear students. In this video, let us discuss about RL series circuit and then we will discuss about RC series circuit. RC series circuit के बारे में बात करेंगे. अभी फ़िलहाल RL series circuit के बारे में बात करते हैं. पिछले वीडियोज़ में हमने बताया कि प्योर रजिस्टिव सर्किट जिसमें केवल रजिस्टेंस होता है उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं. ये रजिस्टिव एलिमेंट करंट को वोल्टेज के फेज में रखने का प्रयास करता है. प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से लैग करती है, पश्चगामी होती है 90 डिग्री. ये हमेशा प्रयास करता है करंट को 90 डिग्री लैग कराने का. प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो एलिमेंट होता है सी कैपेसिटर, ये हमेशा प्रयास करता है वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री से लीड कराने का प्रयास करता है. तो ये सर्किट पे अपना अपना जो इनका नेचर है वो उस हिसाब से बिहेव करते हैं. रेजिस्टेंस ऑलवेज ट्राइज टू कीप करंट इन फेज विद वोल्टेज. इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, इट्स इंडक्टेंस ऑलवेज ट्राइज टू लैग करंट विथ एंगल 90 डिग्री एंड कैपेसिटर ऑलवेज ट्राइज टू लीड करंट विथ 90 डिग्री. तो सबसे पहले हम RL सीरीज सर्किट के बारे में बात करेंगे. एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो प्योर और इंडक्टेंस भी हो प्योर, ऐसा सर्किट को कहते हैं RL सर्किट. और ये आपस में ऐसे कनेक्ट हों कि इनमें करंट का जो प्रवाह हो सेम हो, देयर इज़ वन करंट सेम करंट, तो ऐसे सर्किट को कहते हैं सीरीज सर्किट. ये AC वोल्टेज सोर्स दिया गया है V = Vm sin ओमेगा t. ये AC वोल्टेज सोर्स दिया गया है एक ऐसे सर्किट में जिसमें एक रजिस्टेंस कनेक्टेड है R. ये रजिस्टिव एलिमेंट है, प्योर रजिस्टिव एलिमेंट. इसके सीरीज में एक प्योर इंडक्टिव एलिमेंट L कनेक्टेड है. इनमें बहने वाली करंट सेम है, देयर इज़ वन करंट, देयर इज़ वन पाथ फॉर द करंट, सो दिस इज़ कॉल्ड सीरीज सर्किट. और ये R और L हैं, रजिस्टिव एलिमेंट और इंडक्टिव एलिमेंट L. ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए सर्किट को कहा जाता है RL सीरीज सर्किट. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या हमको सॉल्व करना है. पहले तो जैसे हमको इम्पीडेंस निकालना है, इस सर्किट का प्रतिबाधा कितनी है, हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इम्पीडेंस क्या होता है. हमको करंट निकालनी है, हमको वोल्टेज करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है, हमको करंट का इक्वेशन लिखना है, हमको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, पावर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कैलकुलेट करनी है, वेव डायग्राम्स ड्रा करनी है, फेजर डायग्राम्स ड्रा करना है. सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो कोई भी सीरीज सर्किट हो, चाहे RL सीरीज सर्किट हो या RC सीरीज सर्किट हो या RLC सीरीज सर्किट हो, उसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल, सबसे ईजी तरीका जो है वो है फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम विधि जो ये दिख रहा है, फेजर डायग्राम बनाया गया है. So with the help of phasor diagram we can solve any AC circuit with very easily. It takes less time, it requires less effort also. VR, VL या VC भी होता तो हम फेजर डायग्राम ड्रा कर लेते. तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने का तरीका यही है कि उनको फेजर डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे. तो फेजर डायग्राम ड्रा करने में हम क्या एक राशि को रेफरेंस राशि लेते हैं, रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं. सीरीज सर्किट में आपकी जानकारी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि करंट को हमेशा रेफरेंस लिया जाता है. करंट इज ऑलवेज टेकन एज ए रेफरेंस इन सीरीज सर्किट. करंट को रेफरेंस लेने से फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना आसान हो जाता है, क्योंकि करंट जो है सभी एलिमेंट में सेम रहती है. ऐसे एलिमेंट को लिया जाना, सर्किट को एनालिसिस करना, फेजर बनाना आसान हो जाता है जो करंट जो एलिमेंट सेम रहता है, जो राशि सेम रहती है सभी में. द क्वांटिटी विच इज़ सेम which is common, that quantity is taken as a reference. That makes a phasor diagram easier. हम यहाँ VR को भी लेके फेजर बना के रेफरेंस लेके बना सकते हैं. हम यहाँ VL को भी रेफरेंस ले करके फेजर डायग्राम ड्रा कर सकते हैं. लेकिन I को रेफरेंस लेने से फेजर डायग्राम ड्रा करना आसान हो जाता है. तो चलिए फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं. सबसे पहले तो ये है, हम यहाँ कैपिटल V का इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, उसको आप जान लीजिए क्या है. RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज है, ये RMS वैल्यू इसका, ये जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है इसकी RMS वैल्यू को कैपिटल V से डिनोट करेंगे. कैपिटल I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट. इस सर्किट में जो करंट प्रवाहित हो रही है वो AC करंट है, लेकिन इस करंट का RMS मान है उसको हम लिखेंगे कैपिटल I. RMS वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट है ये. कैपिटल VR
यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस यहाँ। तो रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम कहेंगे वी आर। कैपिटल वी आर का मतलब RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। ये रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। अब VL क्या है? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव एलिमेंट L। तो ये हो गया VR यहाँ ड्रॉप होगा, VL यहाँ, R और L। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये आपका ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये RL सीरीज सर्किट ही है। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, ये RL सीरीज सर्किट का एक एग्जांपल है। मोटर जो होती हैं AC मोटर, AC जनरेटर, उनकी जो किसी भी फेज़ की जो वाइंडिंग होती है वो बेसिकली RL सीरीज सर्किट ही होती है। कोई भी फेज़ की वाइंडिंग, चाहे वो जनरेटर की वाइंडिंग हो, चाहे वो मोटर की वाइंडिंग हो, जनरली किसी भी फेज़ की वाइंडिंग वो एक वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है, वो RL सीरीज सर्किट के ही अधिकांश एग्जाम्पल होते हैं। आपकी लाइफ में जो अधिकांश AC सर्किट मिलते हैं देखने को वो RL सीरीज सर्किट ही होते हैं। तो चलिए इसको लेके हम लोग फेजर ड्रा करते हैं। ये VR क्या है आपको बता दिया, VL क्या है ये आपको बता दिया। तो VR का मान कितना होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टिव एलिमेंट, इसमें जो करंट होगी उसका RMS मान इनटू रजिस्टेंस I इंटू R, ये हो गया VR। VL का मान कितना होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है इंडक्टिव एलिमेंट में, I इंटू XL। I क्या है, रिजल्टेंट करंट है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका, इस कॉइल के द्वारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर होगा। XL का मान होगा 2πfL, आपको मालूम है। तो हमने वोल्टेज जो दिया है, अप्लाई किया है, V दिया है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है या नेट वोल्टेज है या टोटल अप्लाइड वोल्टेज है, ये ड्रॉप हो रहा है यहाँ और यहाँ। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ भी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ भी ड्रॉप हो रहा है। तो इन दोनों का जो फेजर सम होगा, सम नहीं फेजर सम, क्योंकि ये AC राशि है, ये भी AC राशि है। तो AC राशियों को जो जोड़ते हैं तो वो नॉर्मल अरिथमेटिक तरीके से नहीं, फेजर तरीके से जोड़ते हैं। तो फेजर सम ऑफ VR एंड फेजर सम ऑफ VL, ये VL और VR का जो फेजर सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो फेजर होगा रिजल्टेंट वोल्टेज के बराबर। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ड्रॉप जो होगा वो इसके बराबर होगा, वो फेजर। तो हम चलिए फेजर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने बताया करंट को रेफरेंस ले लेते हैं। सो वी हैव टेकन करंट एज रेफरेंस फेजर, ये ले लिया I को रेफरेंस ले लिया, ये I हो गया, दिस इज I। रेफरेंस फेजर को जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचते हैं, ये I हो गया। ये फिर खींचेंगे VR किधर है, हमने बताया था कि ये रजिस्टिव एलिमेंट है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और इसमें जो करंट होती है सेम फेज में होते हैं। तो I को हम पहले ही रेफरेंस ले लिए हैं इस दिशा में, तो VR को जो है दिखाएंगे हम VR इसके दिशा में, सेम डायरेक्शन में। ये है VR, दिस इज VR। ये फेजर की लंबाई कितनी है, VR लंबाई है ये फेजर, ये VR हो गया। VL क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस प्योर इंडक्टिव एलिमेंट। हमने बताया था प्योर इंडक्टिव एलिमेंट जो है उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उससे करंट 90 डिग्री लैग करती है। वोल्टेज ड्रॉप जो VL है उससे करंट 90 डिग्री लैग करती है। तो I को हमने यहाँ ले लिया है, तो I को अगर इसको शिफ्ट कर दीजिए 90 डिग्री घुमा दीजिए तो ये I जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो VL चला जाएगा ऊपर। तो ये देखिए VL दिखाया गया है यहाँ, और इसको हमको जोड़ना है इस फेजर में, इसलिए इसके अंतिम सिरे से हम ये लाइन खींचेंगे। इस फेजर के अंतिम सिरे से ये लाइन हम खींचेंगे तो ये फेजर हो जाएगा VL, दिस इज VL। ये तो ऐसे भी फेजर ड्रा कर सकते हैं, और इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये वाला फेजर सीधे लाइन में चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया VL, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव एलिमेंट, ये VL हो गया। अब VR और VL का फेजर सम कर दीजिए, ये फेजर और ये फेजर दोनों का सम कर दीजिए, तो जो रिजल्टेंट फेजर होगा वो होगा V, दिस इज V। ये V फेजर है, V फेजर का मतलब रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा ये, या अप्लाइड वोल्टेज जो है वो कुल जो अप्लाइड वोल्टेज है वो यहाँ और यहाँ दोनों का सम होगा। तो ये है अप्लाइड वोल्टेज V अप्लाइड वोल्टेज। और रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में जो एंगल बनता है आप उसको जानते हैं, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं कलांतर, फाई, फेज डिफरेंस। ये बन गया फेजर डायग्राम। तो एक्चुअल फेजर डायग्राम इस सर्किट का जो बना वो ये बना है, ये I बना, ये
और ये रिजल्टेंट वोल्टेज बना V ये वाला, और ये एंगल बना फाई है। बाकी VR और VL को हमने ये रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए खींचा था, तो एक्चुअल में वोल्टेज ये है और रिजल्टेंट करंट ये है। तो करंट यहाँ पे वोल्टेज से फाई एंगल से लैग कर रही है, देखिए पश्चगामी है, फाई एंगल से लैग कर रही है, लैगिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्योर रजिस्टिव एलिमेंट करंट को सेम फेज में रखने का प्रयास करता है, ये सेम फेज में। प्योर इंडक्टिव एलिमेंट करंट को लैग कराने का प्रयास करता है, ये देखिए लैग कराने का प्रयास कर रहा है। तो ये सेम फेज में रखने का प्रयास कर रहा है, ये लैग कराने का प्रयास कर रहा है। तो करंट 90 डिग्री से लैग भी नहीं करेगी, करंट सेम फेज में भी नहीं रहेगी। तो करंट कहाँ जाएगी? ना 90 डिग्री लैग करेगी, ना तो सेम फेज में रहेगी। तो करंट कहाँ जाएगी? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, यहाँ जाएगी करंट। लैग करेगी 90 से कम, क्यों? क्योंकि R भी है। 0 से अधिक, क्यों? क्योंकि L भी है। इसीलिए ये 0 से अधिक और 90 से कम इस एंगल से करंट लैग करेगी, पश्चगामी होगी। तो सभी RL सीरीज सर्किट की जो करंट होती हैं वो लैग करती हैं, पश्चगामी होती हैं। क्यों होती हैं ये देख लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रजिस्टिव एलिमेंट भी अपना प्रभाव डालता है, इंडक्टिव एलिमेंट भी अपना प्रभाव डालता है। दोनों के प्रभाव से करंट लैग करती है। ना तो 0 एंगल हो सकता है, ना 90 हो सकता है, बीच में होगा 0 से 90 के बीच में। ये 0 से 90 के बीच में कितना होगा? 0 के करीब होगा यदि R ज़्यादा है L की तुलना में, XL की तुलना में, तो 0 की तरफ जाएगा, एंगल कम होगा। और 90 की तरफ तब जाएगा जब ये XL ज़्यादा है, R कम है उसकी तुलना में। तो ये सर्किट वेरी करेगा कौन ज़्यादा है। इफ़ R इज मोर देन फाई मूव्स टूवर्ड्स 0 एंड इफ़ XL इज मोर देन फाई मूव्स टूवर्ड्स 90। तो ये 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा, 0 से अधिक और 90 से कम। अब चलिए डिफरेंट मान निकाल लेते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। त्रिभुज OAB में इस सर्किट का एक्चुअल फेजर ये बना है, कृपया ध्यान दीजिए। ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट करंट। OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। OB स्क्वायर दिस इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तो ये OB स्क्वायर का मतलब B स्क्वायर रिजल्टेंट वोल्टेज, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? VR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ये अभी सर्किट में देखिए VR VL हैं, इसलिए करंट केवल लैग कर सकती है, लीड नहीं कर सकती। क्योंकि हमने बताया था अगर ये एलिमेंट नहीं है सर्किट में तो करंट कभी भी लीड नहीं कर सकती है, कभी भी। इफ़ देयर इज़ नो C देयर कैन नॉट बी ए लीडिंग करंट। इसीलिए यहाँ करंट लैग ही करेगी क्योंकि C प्रेजेंट नहीं है, C एब्सेंट है। तो वैल्यूज रख दीजिए। VR का मान हमने बताया था IR रख दिया, V स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस VL का मान रख दिया इंटू XL स्क्वायर। देखिए रख दीजिए वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए। V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर, ये हो गया। V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर कॉमन ले लिया तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो गया। ये यहाँ से V स्क्वायर अपान I स्क्वायर कर दीजिए, ये तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि V अपान I जो होता है AC में R नहीं होता है, इट इज़ इक्वल टू Z, तो इसको Z बोलते हैं। तो ये V अपान I Z होता है, तो V स्क्वायर अपान I स्क्वायर क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है Z स्क्वायर, प्रतिबाधा है ये, इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हो गया प्रतिबाधा। तो Z का मान कितना हो जाएगा? √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इस तरह से आप सर्किट की प्रतिबाधा या इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। प्रतिबाधा क्या है इसको आपको, ये इसकी डेफिनीशन आप जानते हैं, दी टोटल अपोजिशन। ये टोटल अपोजिशन होता है, टोटल अपोजिशन in the path of AC current. The total opposition offered by any circuit in the path of AC current is called impedance। प्रतिबाधा क्या है? किसी भी AC परिपथ द्वारा धारा के मार्ग में कुल अवरोध। कुल अवरोध का मतलब ये कुछ अवरोध करेगा, कुछ ही अवरोध करेगा, दोनों मिल करके या दोनों के रिजल्टेंट से जो अवरोध होगा वो ये होगा प्रतिबाधा Z मिल गया। तो आप धारा का RMS वैल्यू या करंट का RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? वोल्टेज के RMS वैल्यू में आप इम्पीडेंस से भाग दे दें
आपको करंट का आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू में करंट के वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू में, ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है दिस, इसमें इम्पीडेंस से भाग दे दीजिए तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर करंट, ये मिल गया। अब यहाँ से इस त्रिभुज में फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो आप यहाँ tan ले लीजिए, tan फाई इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन दिस, VL अपॉन VR हो जाएगा। VL का मान कितना है आपको मालूम है, I इंटू XL है, रख दीजिए। tan फाई इक्वल टू I इंटू XL अपॉन I इंटू R रख दीजिए ये, तो ये हो जाएगा XL अपॉन R। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R। तो इस तरह से फाई भी पता चल गया, ये फाई मालूम चल गया कितना है, tan इनवर्स XL अपॉन R हो गया, ये मालूम चल गया, ये tan इनवर्स XL अपॉन R। पावर फैक्टर निकालना है इस सर्किट का, cos फाई लिख दीजिए, cos tan इनवर्स XL अपॉन R, या cos फाई R अपॉन Z भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये फाई मालूम चल गया, फाई मालूम चल गया तो करंट का आप इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू IM का मान कैसे पता चलेगा, VM अपॉन Z से, साइन ओमेगा टी, ठीक है यहाँ तक। माइनस फाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि करंट जो है यहाँ पे लैग कर रही है, पश्चगामी है वोल्टेज से। हमने बताया था जो लैग करता है उसका एंगल को माइनस फाई से लिखते हैं। सो माइनस फाई का मान कितना है, tan इनवर्स XL अपॉन R। इस तरह से सब वैल्यूज़ आपको पता चल गई यहाँ पे। अब इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसमें होता है एक प्रतिबाधा त्रिभुज। प्रतिबाधा त्रिभुज क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। प्रतिबाधा के जो हैं, प्रतिबाधा Z, उसके दो एलिमेंट हैं, दो घटक हैं, वो है ये R² प्लस XL²। तो ये तीन है कुल मिलाकर के, एक प्रतिबाधा है और प्रतिबाधा का एक एलिमेंट है रेजिस्टेंस, प्रतिबाधा का दूसरा एलिमेंट है रिएक्टेंस XL। तो जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, वैसे ही प्रतिबाधा में भी हम तीन इसके जो घटक हैं, प्रतिबाधा जो तीन इसके वो हैं, इनको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की तीन जो उसकी डायमेंशन होती हैं भुजाएं, उनसे हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने ये जो फेजर डायग्राम बनाया था, ये किसका फेजर डायग्राम है, VR का। तो इसकी VR का मान हम रख देंगे IR। VR इक्वल टू IR होता है, आप जानते हैं। AB, ये फेजर किसके बराबर है, VL का मान कितना होता है, अभी हमने बताया I इंटू XL। तो ये आप इधर बना दीजिए I इंटू XL, ऐसा फेजर। VR का फेजर ये है I इंटू R। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, I इक्वल टू V अपॉन Z होता है। तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू Z। तो ये I इंटू Z है, ये V है रिजल्टेंट वोल्टेज। तो ये देखिए फेजर, और ये फेजर VL, ये फेजर VR, और ये फेजर क्या है, V है, दिस फेजर इज V। तो यहाँ V इक्वल टू I इंटू Z रख दीजिए। तो ये बन गया एक ट्रायंगल, त्रिभुज। यहाँ तीनों में I है, इनको तीनों से I जो है आप देख लिए, इनको हटा देंगे तो ये बन जाएगा एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ये प्रतिबाधा Z, इसका जो आधार है रेजिस्टेंस, इसका जो लंब है ये रिएक्टेंस, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे उसको क्योंकि इंडक्टर के कारण है। और ये जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं फाई। फेज डिफरेंस है ये वोल्टेज और करंट के बीच में, ये फाई हो गया। सो दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, इट इज़ अ ट्रायंगल विच रिप्रेजेंट्स impedance Z and its constituents resistance and reactance। प्रतिबाधा त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जो प्रतिबाधा तथा उसके दो घटक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को व्यक्त करता है। रेजिस्टेंस को आधार द्वारा, रिएक्टेंस को त्रिभुज के लंब द्वारा, और उसके विकर्ण को प्रतिबाधा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टेंस and its height or perpendicular is represented by reactance, and its diagonal is represented by impedance. So this is called impedance triangle. It is a right angle triangle। प्रतिबाधा और उसके दो घटक, उनको व्यक्त करने वाला जो त्रिभुज होता है उसको कहते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज। यहाँ से लगाइए पाइथागोरस थ्योरम।
ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से जेड इक्वल टू √r² प्लस XL²। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा घटक जो है प्रतिबाधा के, उनको इस त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से यही इनमें रिलेशन मिलता है। तो इसलिए ये त्रिभुज जो है इन्हीं को व्यक्त करता है, इसी को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको प्रतिबाधा त्रिभुज कहते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब यहाँ से आप cos फाई ले लीजिए, तो cos फाई कितना हो जाएगा, r/z बेस अपान डायगोनल, ये r/z को पावर फैक्टर मिल गया, cos फाई r/√r² प्लस XL², cos फाई मिल गया। ध्यान रहे यहाँ पावर फैक्टर cos फाई r/z मिलेगा। इसके बाद लिखेंगे लैगिंग। लैगिंग क्यों लिखेंगे, देखिए लैगिंग क्यों लिखेंगे, क्योंकि करंट जो है ये है और वोल्टेज जो है ये है और एंगल ये है, करंट लैग कर रहा है, इसीलिए लैगिंग लिखेंगे। फाई का मान cos इनवर्स r/z इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। यहाँ tan ले लीजिए, tan फाई इक्वल टू XL/r दिस अपान बेस XL/r, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL/r, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ देखिए R और XL, इनमें से हमने बताया था कि अगर R ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, सर्किट का नेचर अपनी तरफ ले जाएगा, फाई का मान कम करेगा, फाई का मान कम होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और XL ज़्यादा होगा तो फाई का मान इधर की तरफ शिफ्ट होगा। बट इन एनी केस फाई का मान इसके बीच में वेरी करेगा। ये मैक्सिमम है π/2, ये 0, तो 0 से ज़्यादा और π/2 से कम होगा, ये वेरी करेगा, 0 की तरफ जाएगा यदि R ज़्यादा है बहुत, π/2 की तरफ जाएगा ये पॉइंट यदि XL ज़्यादा है। सो इट डिपेंड्स हु इज़ मोर, वेदर R इज़ मोर और XL इज़ मोर। तो ये अब हमने करंट का समीकरण निकाल लिया था, वोल्टेज का समीकरण लिखा हुआ था। वोल्टेज का समीकरण क्या था, V इक्वल टू Vm sin ωt था। करंट का समीकरण था I इक्वल टू Im sin ωt माइनस फाई था। तो करंट का वेव डायग्राम, वोल्टेज का वेव डायग्राम बना लीजिए। यहाँ लीजिए स्मॉल v इंस्टेंटेनियस, स्मॉल लेटर में I इंस्टेंटेनियस, ये एरो, यहाँ ωt। वोल्टेज को रेफरेंस लेके हम फेजर ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि वेव डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः हम वोल्टेज को ही रेफरेंस लेके वेव डायग्राम ड्रा करते हैं। वोल्टेज को रेफरेंस करेंगे तो ये फेजर आ जाएगा सीध में, और ये चला जाएगा फाई एंगल नीचे, ये बन गया। तो करंट को लैग करा दीजिए फाई एंगल से। ये करंट है I इक्वल टू Im sin ωt माइनस फाई, वेयर फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL/r, और वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू Vm sin ωt, इट इज़ टेकन एज रेफरेंस। तो करंट को ये फाई एंगल से देखिए लैग करा दिया, ये पश्चिगामी है करंट, यहाँ फाई एंगल से लैग करेगा, तो ये करंट जो है ये है। तो ये बन गया वेव डायग्राम, ये वेव डायग्राम हो गया। अब यहाँ हम पावर कर्व खींचेंगे, वेव डायग्राम ड्रा करेंगे। हमने वेव डायग्राम तो ड्रा ही किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये ωt है, ये वोल्टेज का देखिए कर्व है, ये वाला, दिस कर्व इज़ फॉर वोल्टेज, ये रेफरेंस से लिया गया है इसको, ये वाला कर्व, ये वोल्टेज का कर्व है, दिस इज द कर्व फॉर वोल्टेज, ये बना दिया। ये V, इसका मान कितना है, Vm sin ωt। इसके सापेक्ष करंट को फाई एंगल लैग करा दिया, देखिए ये फाई एंगल लैग करा दिया। यहाँ पे लिखिए V इंस्टेंटेनियस स्मॉल में, I इंस्टेंटेनियस स्मॉल लेटर में लिखिए। करंट को फाई एंगल से ये लैग करा दिया। ये करंट जा रही है रेड कलर वाला, ये दिस इज करंट, I इक्वल टू Im sin ωt माइनस फाई, ये है वोल्टेज V इक्वल टू Vm sin ωt। ये बन गया वोल्टेज करंट का कर्व। अब पावर का कर्व कैसे खींचते हैं, इनका गुणनफल दोनों का हमने बताया था। जब प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट के टाइम अगर दोनों में से कोई जीरो है तो वहाँ पॉइंट बना लीजिए, वहाँ पावर कर्व जीरो होगा, ये जीरो कर दीजिए। अब वोल्टेज करंट में देखिए धन ऋण अगर होगा तो उनका उस हिसाब से हम करेंगे। पी इंस्टेंटेनियस का जो कर्व होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, गुणनफल होगा माइनस प्लस का तो माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणनफल होगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस का गुणनफल होगा तो माइनस होगा, ये आपको मालूम है।
चलिए यहाँ से चलिए यहाँ के बीच में वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज निगेटिव, सो पावर कर्व इज निगेटिव, इट इज साइन कर्व, साइन स्क्वायर कर्व। ये बन गया पावर कर्व यहाँ से यहाँ के बीच में, ऐसा ये बन गया पावर कर्व यहाँ से यहाँ के बीच। फिर यहाँ से लेके पाई के बीच में खींचिए, दोनों धन हैं, वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, धन धन का गुणा क्या होता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस होता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो ये प्लस हो गया पावर कर्व ये। फिर यहाँ से चलिए यहाँ के बीच में, यहाँ पे पी इंस्टेंटेनियस भी लिख लीजिए, पी इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मान पावर। ये यहाँ से यहाँ के बीच में फिर से वोल्टेज इज माइनस, करंट इज प्लस, तो पावर क्या होगा, माइनस प्लस का गुणनफल जो होगा वो माइनस होगा, ये माइनस हो गया यहाँ से यहाँ के बीच में पावर कर्व। ये पावर कर्व है, दिस इज पावर कर्व, ये है पावर कर्व। इसके बाद फिर यहाँ से चलिए यहाँ के बीच में वोल्टेज इज माइनस, ये माइनस है, करंट इज आल्सो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये प्लस हो गया पावर कर्व यहाँ से यहाँ के बीच में ये। तो देखिए ये वाला एरिया तो पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है, ध्यान रहे, दिस एरिया इज मोर, निगेटिव एरिया लेस है, कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो सर्किट है आरएल सीरीज सर्किट, इसमें आर भी है और एल भी है, ये रजिस्टिव एलिमेंट भी है और इंडक्टिव एलिमेंट भी है। ये जो एलिमेंट होता है ये पावर एब्जॉर्ब करता है तो रिटर्न नहीं करता है, यूज हो जाता है, वो पावर खर्च हो जाती है। ये जो एलिमेंट है ये पावर जितना एब्जॉर्ब करता है, जितना लेता है चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय पूरी रिटर्न कर देता है। तो ये पावर रिटर्न होगी, ये रिटर्न नहीं होगी, इसमें जो आएगी पावर वो यूज हो जाएगी। इसीलिए जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है ज़्यादा है, पावर जो रिटर्न हो रही है कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पावर एब्जॉर्ब दोनों मिल के कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी। रिटर्न कौन कर रहा है? केवल ये कर रहा है, इसीलिए एक्टिव पावर ज़्यादा है। एक्टिव पावर इज मोर एंड रिएक्टिव पावर इज लेस। अब फाई का मान जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा, फाई का मान हमने बताया था, फाई का मान 0 से अधिक और 90 से कम होगा, तो 0 की तरफ जाएगा तो ये एरिया कम होता जाएगा। कम होता जाएगा का मतलब है कि ये सर्किट का नेचर इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। और फाई का मान जैसे जैसे इधर की तरफ शिफ्ट होगा, कब? जब एक्सेल का मान ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा, तो ये एंगल भागेगा इधर की तरफ। इधर की तरफ आएगा तो मतलब 90 डिग्री की तरफ जाएगा, तो एब्जॉर्ब पावर रिटर्न पावर धीरे धीरे बराबर होती जाएंगी, तो पावर जो होगी एक्टिव पावर कम होती जाएगी। तो ये इस सर्किट का मतलब है। तो एक्टिव पावर ये जो भाग है पॉजिटिव एरिया, इट इज़ मोर एंड नेगेटिव एरिया इज लेस बिकॉज पावर एब्जॉर्ब इज मोर। ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रही है और कम पावर रिटर्न हो रही है। ये जो एब्जॉर्ब करता है रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए ये जो एब्जॉर्ब करता है वो रिटर्न करता है। ये हो रहा है इस सर्किट में। तो पी इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस से आप निकाल लीजिए पावर कितनी होगी सर्किट की। वी इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक पावर कितनी होगी? वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। वैल्यू रख दिया इनका, इन दोनों का वैल्यू रख दिया। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट आई एम साइन ओमेगा टी रख दिया। ये हो गया वी एम आई एम अपॉन टू से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लिया, 2 साइन है, साइन बी का फार्मूला लगा दीजिए, cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। पी इंस्टेंटेनियस में 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक ये और एक ये वाला फैक्टर देखिए, इसमें 2 ओमेगा टी आया है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी 2f है। आप देख लीजिए, जब वोल्टेज ने 1 साइकिल पूरा किया तो इसने पावर कर्व ने 2 साइकिल पूरा किया, इसीलिए दिख रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी 2f है, इसकी फ्रिक्वेंसी f है। ये वेव डायग्राम से दिख रहा है, इसने बनाया 2 साइकिल, इसने बनाया 1 साइकिल, ये यहाँ से देखिए, इससे पता चल रहा है समीकरण से। अब इसका क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज पावर कैसे लेते हैं? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई वी एम आई एम अपॉन 2 cos फाइव इंटू डी ओमेगा टी के सापेक्ष दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दिया 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। इस तरह निकालते हैं औसत अपान बेस लेंथ 2 पाई एक साइकिल के लिए। इसको करेंगे, ये कांस्टेंट भाग है, ये भाग कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज लेंगे तो उतना ही रहेगा जितना है। इसका औसत निकालेंगे 0 आएगा ये, तो ये पी एवरेज कितना आ जाएगा? bm/√2 im/√2 cos फाइव, यानी bi cos फाइव।
ये इस तरीके से निकाल सकते हैं, और चाहे आप सीधे फार्मूले से सीधे निकाल लें डायरेक्ट। अपरेंट पावर कितनी होगी, किसी भी ऐसी परिपथ की अपरेंट पावर इतनी ही होती है, BI RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट। एक्टिव पावर कितनी होती है, BI cos फाई। फाई का मान आपको मालूम है, tan इनवर्स XL/R। रख दीजिए यहाँ पे, मिल जाएगा। रिएक्टिव पावर मालूम है, कितना हो जाएगी, BI sin फाई। फाई का मान मालूम है, रख दीजिए। ये तीनों पावर मिल गई। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos फाई। फाई का मान रख दीजिए, tan इनवर्स XL/R। पावर फैक्टर के बाद लैगिंग लिखेंगे, क्योंकि करंट देखिए लैग कर रहा है। ये हो गया सारे कैलकुलेशन। अब यहाँ हमने बताया था समानता क्या है इसकी, अपरेंट पावर एक्टिव पावर। देखिए यहाँ पे ये इस सर्किट में, इस तरह के सर्किट में रिएक्टिव पावर भी होता है, और इस तरह के सर्किट में एक्टिव पावर भी होता है। ये भाग देखिए जो हम जिसको यूजफुल बता रहे थे वो भी है, यानी बियर, और जिसको बता रहे थे यूजफुल नहीं है, यानी फोएम या फेना, वो भी है। ये रिएक्टिव पावर के जैसा है, kVAR। ये बियर एक्टिव पावर के जैसा है, किलोवाट, जो कि आपके लिए उपयोगी है, यूज़फुल है। ये यूज़फुल नहीं है, और दोनों का मिला करके क्या है, ये kVA है, एपरेंट पावर है। तो सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है, एपरेंट पावर भी है, एक्टिव पावर या रियल पावर भी है, और रिएक्टिव पावर भी है। तो इसका भाग जो है, रिएक्टिव वाला भाग कितना होगा, ज़्यादा या कम होगा, वो डिपेंड करेगा इसके मान पे, R पे डिपेंड करेगा, फाई पे। अगर फाई कम है, बहुत कम है, तो ये भाग धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बियर का मात्रा बढ़ेगी, फोएम घटेगा। और ये अगर फाई 90 की तरफ जाएगा, तो ये ऊपर का वाला भाग नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, बियर की मात्रा घटेगी और फोएम की मात्रा बढ़ेगी। तो ये सर्किट, RL सीरीज सर्किट में एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा फाई के मान पे, और फाई का मान डिपेंड करेगा R और XL पे। If XL is more, then phi is more. If XL is less, phi is less. If R is more, phi is less. If R is less, phi is more. ये तो ये दोनों पावर यहाँ हैं, रहेंगी, कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा फाई पे। सो हेयर लेज के पैकेट में एयर भी है, लेज के पैकेट में चिप्स भी है, दोनों हैं। ना तो ये खाली है पूरा, ना ही पूरा भरा है, ना पूरा एयर है, ना पूरा चिप्स है। तो यहाँ दोनों है। kVAR मतलब एयर का भाग, किलोवाट मतलब चिप्स का भाग, यूजफुल भाग। kVAR मतलब यूजलेस, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, यानी एयर वो भी है, चिप्स भी है। तो दोनों भाग है यहाँ पे, ये पैकेट में सब है, सब कुछ है। अब RC सीरीज सर्किट के बारे में बात करते हैं। बहुत सिमिलर है, वेरी सिमिलर। एक कैपेसिटर लगा दिया जाए सीरीज में एक प्योर रजिस्टिव एलिमेंट के, देखिए ये प्योर रजिस्टिव एलिमेंट है, एक प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू C है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू R है। इनको इस तरह से जोड़ा गया है कि इसमें बहने वाली जो करंट है उसके लिए एक मार्ग है, देयर इज़ वन पाथ फॉर द करंट, सो दिस इज़ कॉल्ड RC सीरीज सर्किट। ऐसा सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो ये वोल्टेज अप्लाई किया हमने AC B = VM sin ωt। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सर्किट को, वही तरीका है। क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। फिर से हमने बताया कैपिटल V क्या है, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जानते रहिए, इसका RMS वैल्यू है अप्लाइड वोल्टेज का। कैपिटल I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, रिजल्टेंट करंट का RMS वैल्यू है। VR क्या है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस, उसका मान है VR। ये है VR, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, इसका मान कितना होगा, VR का मान I × R। VC क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटिव एलिमेंट, RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू। VC का मान I × XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, आपको मालूम है कि ये कैपेसिटर धारा के मार्ग में अवरोध जितना करता है उसको हम कहते हैं XC। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड XC। ये हो गया। अब फेजर डायग्राम ड्रा कर लिए। हमने बताया कि तीनों एलिमेंट का नेचर क्या होता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज करंट को सेम फेज में करता है। इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज से करंट को लैग कराता है। कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री लीड कराता है। तो यहाँ पे दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज C। यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं। ये इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो कौन किसका रोल है, इसका और इसका।
तो कैसे बनाएंगे फेजर, वही हमने बताया कि सीरीज सर्किट में करंट को रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि वो कॉमन होती है सब में, तो रेफरेंस उसको लेने से फेजर ड्रा करना आसान होता है। इट इज़ ईजी टू ड्रा फेजर डायग्राम व्हेन वी टेक करंट एज रेफरेंस फेजर बिकॉज इट इज़ कॉमन। उभयनिष्ठ राशि को रेफरेंस लेने से फेजर बनता है आसानी से। बाकी वी आर वी सी को भी ले सकते हैं, किसी को भी बन जाएगा फेजर तब भी। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप वी आर होगा किसके फेज में होगा, आई के, ये बना दीजिए आई के फेज में वी आर हो गया, ये वी आर हो गया, ओ ए बन गया, हो गया, इसका फेजर हो गया ये। और वी सी का फेजर क्या होगा, वी सी का फेजर हमने बताया करंट 90 डिग्री लीड करती है, करंट को हमने इधर कर दिया है तो वोल्टेज को नीचे कर दीजिए, वोल्टेज को लैग करा दीजिए उससे, ये वी सी हो गया, वोल्टेज से करंट लीड कर रही है 90 डिग्री, ये हो गया वी सी। और हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि वी आर और वी सी का जो फेजर सम होगा वो वी के बराबर होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप दोनों का जो सम होगा वो वी के बराबर होगा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज के फेजर सम। तो ये फेजर वी आर और वी सी का फेजर करेंगे तो ये आ जाएगा वी फेजर, ये वी है, ओ बी फेजर वी है, वी रिजल्टेंट वोल्टेज वी। ये बन गया त्रिभुज ओ ए बी, और ये वी रिजल्टेंट वोल्टेज और आई रिजल्टेंट करंट के बीच में जो एंगल होता है इसी एंगल को हम लोग कहते हैं फाई। तो यहाँ एक्चुअल फेजर डायग्राम क्या बना, एक्चुअल में ये बना, करंट लीड कर रही है इधर से, वोल्टेज को देखिए यहाँ पे नीचे है, ये एंगल फाई है। अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस में ले जाएंगे तो इस फेजर को फाई एंगल ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वोल्टेज चला जाएगा इधर, वोल्टेज चला जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में और करंट चली जाएगी ऊपर फाई एंगल इधर, और ये एंगल हो जाएगा फाई। इस तरह से भी बन सकता है फेजर। तो ये फेजर बन गया, ये है या ये है, जो भी आप चाहें। तो इस त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, समकोण त्रिभुज है ओ ए बी में, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी का मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ये वी आर का मान रख दीजिए आई आर, वी सी का मान आई इंटू एक्स सी, सो वी स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई स्क्वायर कामन ले लिया तो यहाँ वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, एंड वी अपान आई हमने बताया था ये जेड होता है, वी अपान आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा, वी अपान आई इक्वल टू जेड, ये तो ये हो गया जेड इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये हो गया ये। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू में इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा जेड से भाग दे दीजिए। जेड क्या है, प्रतिबाधा, द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस सर्किट, ये भी अवरोध करेगा, दिस रेजिस्टेंस ऑफर्स अपोजिशन कितना, इतना, दिस कैपेसिटर ऑफर्स अपोजिशन कितना, एक्स सी, दोनों के कारण जो अवरोध होगा उसको कहेंगे प्रतिबाधा, कुल अवरोध। The total opposition offered by any circuit in the path of electric current is called impedance. It is the ratio of V upon I और Vm upon Im और V instantaneous upon I instantaneous, ये हो गया impedance Z। I का मान आ गया RMS वैल्यू, या Im का मान हो जाएगा Vm upon Z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज में Z से भाग दे दीजिए, प्रतिबाधा से मिल जाएगा। अब इस त्रिभुज में आप tan फाई ले लीजिए, tan फाई हो जाएगा माइनस बी सी अपान वी आर, ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये राशि इस अक्ष पे है, ये ऋणात्मक अक्ष होता है, ऊपर धनात्मक अक्ष होता है, तो माइनस इसीलिए लिया है। माइनस वी सी का मान आई इंटू एक्स सी अपान वी आर का मान आई इंटू आर रख दिया, सो फाई इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स सी अपान आर, ये आ गया फाई। इस माइनस का केवल अर्थ ये है कि ये एंगल जो है पिछली बार आया था ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, पहले आया था एंटी क्लॉकवाइज, अभी एंगल आया है क्लॉकवाइज, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, इसलिए माइनस में आया है। इस माइनस का केवल अर्थ यही है, ये जो माइनस आया है थीटा फाई माइनस, इसका अर्थ है कि ये एंगल नीचे की तरफ आया है, ये पहले प्लस आया था, एंगल ऊपर की तरफ आया था, तो इसका अर्थ ये है यहाँ पे कि करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, या कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से इतना एंगल से लैग कर रहा है। ये फाई का मान मिल गया,
आई एम का मान पता था हमको, वी अपान जेड, वी एम अपान जेड रख दीजिए, आई एम मिल गया। साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्यों लिख रहे हैं, प्लस फाई का मान कितना रखेंगे, फाई का मान रखेंगे tan इनवर्स एक्स सी अपान आर, ये रखेंगे। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज से फाई एंगल से लीड कर रही है। हमने बताया था लीडिंग एंगल को प्लस फाई लिखते हैं, इसीलिए प्लस फाई लिखा है, करंट हो गया। पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, शक्ति गुणांक तो कैसे निकालते हैं, कॉस फाई कॉस tan इनवर्स फाई की जगह एक्स सी अपान आर, tan इनवर्स एक्स सी अपान आर लिख दीजिए, फाई हो गया। ये इस बार लिखेंगे लीडिंग, क्यों लिखा, क्योंकि करंट लीड कर रही है वोल्टेज से। सो पावर फैक्टर इज लीडिंग इफ करंट इज लीडिंग, पावर फैक्टर इज लैगिंग इफ करंट इज लैगिंग। इम्पीडेंस ट्रायंगल फिर से बना लीजिए। प्रतिबाधा त्रिभुज क्या है, हमने बताया था प्रतिबाधा के जो दो घटक हैं, दो घटक प्रतिबाधा और उसके दो घटक, उनको एक त्रिभुज के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये है वी आर का फेजर ड्रा कर लीजिए, ये इस सीध में आई इंटू आर होता है। ये फेजर है वी सी, इसका मान होता है आई इंटू एक्स सी, ये बना लीजिए उससे 90 डिग्री पे ये वाला। ये फेजर होता है आई इंटू जेड या वी इक्वल टू आई इंटू जेड होता है। ये एंगल होता है फाई, ये एंगल बना दीजिए फाई, ये बन गया। अब इसमें से तीनों में से आई हटा दीजिए आई इंटू आर, आई इंटू एक्स सी, आई इंटू जेड है तो ये हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए आई, ये देखिए आर, दिस इज आर, इसके ये दिशा में एक्स सी और ये दिशा में जेड। ये एंगल फाई, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ओ ए बी क्या है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स इम्पीडेंस जेड एंड इट्स टू कंस्टिट्यूएंट्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इस रिएक्टेंस को कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर ने इस रिएक्टेंस को पैदा किया है सर्किट में, इसीलिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। इस सर्किट में करंट लैग नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि RLC में से करंट को लैग कौन कराता है, ये, और ये प्रेजेंट नहीं है सर्किट में, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, इसीलिए लैग नहीं कर सकता है और सेम फेज में नहीं हो सकता है। अगर सेम फेज में तभी होता जब ये अकेले होता। करंट 90 डिग्री लीड नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि तभी लीड करती 90 डिग्री जब ये अकेले होता। तो दोनों है, इसीलिए करंट कितने से कितने के एंगल के बीच होगी, करंट 0 डिग्री से लेकर के ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, इतने एंगल से लीड करेगी। हाई लीड करेगी 0 से 90 के बीच, 0 की तरफ जाएगा अगर इसका मान अधिक होगा। इफ़ इट इज़ मोर कंपेयर टू एक्स सी, इफ आर इज़ मच ग्रेटर दैन एक्स सी, देन करंट एंगल जो होगा लीड का कम होगा। और फाई का मान 90 की तरफ जाएगा, 50, 60, 70, 80 यदि एक्स सी ज़्यादा है, इफ़ एक्स सी इज़ मच ग्रेटर दैन आर। तो ये इसके बीच में वैरी करेगा, 0 से अधिक और 90 से कम। 0 चला जाएगा यदि ये नहीं होगा, 90 चला जाएगा यदि ये नहीं होगा, तो 0 और 90 के बीच होगा, क्योंकि दोनों हैं। तो ये बन गया इम्पीडेंस ट्रायंगल। प्रतिबाधा त्रिभुज क्या है, दिस इज अ ट्रायंगल विच रिप्रेजेंट्स इम्पीडेंस एंड इट्स टू कंस्टिट्यूएंट्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस, रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड परपेंडिकुलर और हाइट, एंड डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय इम्पीडेंस। ये प्रतिबाधा के दो घटक हैं, रेजिस्टेंस को बेस से, आधार से, लंब को रिएक्टेंस से, और डायगोनल या विकर्ण को प्रतिबाधा से व्यक्त करते हैं। इस त्रिभुज में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये है जेड इक्वल टू ये। तो यही है, इसी को ये व्यक्त कर रहा है। तो दिस इक्वेशन, दिस रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ट्रायंगल। यहाँ से cos फाई ले लीजिए, हो जाएगा r अपॉन जेड। यहाँ लिखेंगे लीडिंग, क्यों लिखेंगे लीडिंग, क्योंकि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है इस एंगल से, इसीलिए लीडिंग लिखेंगे। और इस फेजर को ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, अगर v को रेफरेंस मानेंगे तो I जो है वो चला जाएगा इधर फाई एंगल से, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। दिस इज आल्सो ट्रू, बोथ आर राइट। ये cos फाई मिल गया r अपॉन जेड।
tan फाई निकाल लीजिए, माइनस एक्स अस्सी अपान आर, फाई इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स अस्सी अपान आर। माइनस का मतलब मैं बता दिया हूँ, माइनस का मतलब ये एंगल आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंटी क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है, इसीलिए इसको लिया गया है माइनस। चौथे क्वाड्रेंट में है, फोर्थ चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में आता तो प्लस लेते। सो ये हो गया tan इनवर्स एक्स अस्सी अपान आर। ये वेव डायग्राम ड्रा कर दीजिए वोल्टेज करंट के बीच में। वोल्टेज क्या था, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था। ये करंट क्या आई है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया है, प्लस फाई, तो करंट को लीड करा दीजिए, ओमेगा टी ले लीजिए। यहाँ पे V लीजिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट स्मॉल लेटर में। जीरो से कर्व स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज का, ये वोल्टेज का बना लीजिए रेफरेंस लेके, बन गया। करंट को फाई एंगल पहले ही जीरो कर दीजिए, ये एंगल फाई हो गया। ये फाई का मान कितना है, ये कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, कास इनवर्स आर अपान जेड कर दीजिए या tan इनवर्स एक्स अस्सी अपान आर, जैसा भी आप चाहें कैलकुलेट कर लीजिए। फाई ये हो गया फाई। इसका मान कहाँ से कहाँ के बीच वेरी करेगा, फाई का मान देखिए 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम। 0 की तरफ कब जाएगा, जब आर ज़्यादा होगा। 90 की तरफ कब जाएगा, जब एक्स अस्सी ज़्यादा होगा। तो ये 90 से 0 के बीच होगा, 90 से कम, 0 से ज़्यादा। ये करंट लीड कर रहा है, ये बन गया। ये पावर कर्व है, अभी इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। पावर कर्व, चलिए पावर कर्व ड्रा कर लीजिए, वेव डायग्राम बना के पावर कर्व बना लीजिए। वेव डायग्राम बनाया है। ये है वोल्टेज का कर्व है, दिस इज वोल्टेज, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये वाला कर्व है वोल्टेज का, ये दिस इज द कर्व फॉर वोल्टेज। कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी है। करंट का कर्व कितना है, करंट का कर्व क्या है, ये है करंट, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये करंट है, ये है करंट, ये वाला कर्व है करंट का, ये वाला, ये दिस करंट का समीकरण क्या है, ये I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे, प्लस फाई, क्योंकि करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से, ये फाई एंगल से। ये तो यहाँ लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज स्मॉल लेटर में, इधर एरो बनाएंगे। इंस्टेंटेनियस करंट स्मॉल लेटर में एरो बनाएंगे। पावर लिखेंगे तो इसी पे लिखेंगे P इंस्टेंटेनियस, यहाँ एरो बनाएंगे ऐसे। चलिए इंस्टेंटेनियस कर्व खींचिए पावर का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। V और I जहाँ जहाँ जीरो होंगे वहाँ पावर जीरो होगा, यहाँ 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 ये जीरो है, यहाँ पावर जीरो होगी। बीच में कैसा होगा, साइन स्क्वायर कर्व होगा, क्योंकि ये साइन है, ये साइन है, साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर कर्व होता है। अब हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, दोनों धन होंगे तब धन होगा, दोनों ऋण होंगे तब ऋण होगा, कोई एक अगर ऋण है तो ऋण होगा। यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए V पॉजिटिव I पॉजिटिव, सो पावर इज पॉजिटिव। ये बन गया पावर कर्व, ये हो गया साइन स्क्वायर कर्व, ये है पावर कर्व, पावर कर्व, ये साइन स्क्वायर। यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच V इज पॉजिटिव, I इज निगेटिव, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस, ये देखिए ये तो पावर माइनस है। यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए V इज माइनस, I इज माइनस, माइनस माइनस का गुणनफल प्लस, दिस इज प्लस पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव हो गई। यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए V इज माइनस, I इज प्लस, तो माइनस प्लस का गुणनफल माइनस। ये यहाँ देखिए पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है, निगेटिव एरिया कम है। ऐसा क्यों है, वही कारण है जो कारण अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। ये पावर एब्जॉर्ब तो दोनों करेंगे, R भी करेगा, C भी करेगा, लेकिन रिटर्न कौन करेगा, केवल C करेगा। ये R पावर रिटर्न नहीं करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, यूज करता है, कन्वर्ट करता है, ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है, खर्च कर देता है। कैपेसिटर प्योर है तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतनी लौटा देगा, तो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, रिटर्न कम। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर जो पावर एब्जॉर्ब करेगा वही रिटर्न होगी, रजिस्टर जो पावर एब्जॉर्ब करेगा वो रिटर्न नहीं होगी, इसी वजह से रिटर्न पावर कम है। नेगेटिव एरिया का मतलब पावर रिटर्न, पॉजिटिव एरिया का मतलब पावर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, पावर रिटर्न कम हो रही है, उसका कारण यही है। सो
एक्टिव पावर इज मोर, रिएक्टिव पावर इज लेस। यहाँ एक्टिव पावर ज़्यादा है और रिएक्टिव पावर कम है। तो यहाँ पे आप पावर कैलकुलेट कर लीजिए पिछले बार की तरह, इंस्टेंटेनियस पावर एकदम वैसे ही वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई जहाँ था वहीं प्लस फाई कर देंगे, बस बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। पहले तात्क्षणिक पावर निकाल लीजिए, फिर इंस्टेंटेनियस, ये ऊपर नीचे 2 से गुणा करके ये cos फाई ये इस रूप में लिख लीजिए। एवरेज पावर निकाल लीजिए, दोनों का 2 टर्म आएंगे। यहाँ 2 ओमेगा टी आया है, फिर से देखिए डबल फ्रिक्वेंसी है पावर की, इसीलिए 2 ओमेगा टी आया है। यहाँ कर्व देखिए और ये देखिए, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मान आएगा 0, ये भाग एवरेज करेंगे तो ये आएगा वी एम आई एम अपान 2 कॉस फाई, वी एम अपान रूट 2 आई एम अपान रूट 2 कॉस फाई, यानी वी आई कॉस फाई। ये तो ये आ गई पावर। पिछले जैसे आर एल सीरीज सर्किट में वैसे आर सी सीरीज सर्किट में पावर का फार्मूला सेम। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एस इक्वल टू वी आई आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। अपरेंट पावर मिल गई, ये तो इतना ही रहती है सभी सर्किट में। एक्टिव पावर कितना है, रियल पावर वी आई कॉस फाई, कॉस फाई का मान कितना है आर अपान जेड, ये रख दीजिए यहाँ पे। फाई का मान कितना है tan इनवर्स एक्स सी अपान, ये रख दीजिए। क्यू रिएक्टिव पावर कितनी होगी, वी आई साइन फाई होगी। कैसे फाई पता चलेगा, ये फाई निकाल लिया हमने, रख दीजिए। पावर फैक्टर इस सर्किट का कितना होगा, कॉस फाई या आर अपान जेड। इस बार लीडिंग लिखेंगे। लीडिंग क्यों लिखेंगे, क्योंकि करंट वोल्टेज से लीड कर रही है। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, करंट इज लीडिंग विद दिस एंगल, इसीलिए फाई का मान कॉस फाई का मान इसीलिए लीडिंग आ रहा है, अग्रगामी शक्ति गुणांक है। यहाँ एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव पावर ज़्यादा है, यानी एयर कम है और चिप्स ज़्यादा है। आर एल सीरीज सर्किट में भी चिप्स ज़्यादा है और एयर कम है। क्यों, क्योंकि एक्टिव पावर ज़्यादा है। एक्टिव पावर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो है एक्टिव पावर करता है सर्किट में, इसकी वजह से एक्टिव पावर होती है, इसकी वजह से रिएक्टिव पावर होती है। अगर ये ना होता तो पूरी पावर रिएक्टिव होती, ये ना होता तो पूरी पावर एक्टिव होती। दोनों हैं, इसलिए एक्टिव भी होगी रिएक्टिव भी होगी। लेकिन एक्टिव पावर ज़्यादा होगी, रिएक्टिव कम, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब जो रजिस्टर करेगा वो रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ इस एनालॉगी में समानता जो देखिए, अपरेंट पावर है कुल पावर यानी कुल पैकेट, उसका ये भाग जो है चिप्स है, यानी यूजफुल भाग किलोवाट, और ये भाग जो है एयर है, यानी kVAR रिएक्टिव पावर, जो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो एयर वाला भाग कम है, जो यूजफुल नहीं है, यानी kVAR यानी रिएक्टिव पावर कम है, और एक्टिव पावर ज़्यादा है जो हमारे लिए यूजफुल है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से रिएक्टिव पावर कम है, एक्टिव पावर ज़्यादा है इसकी वजह से। इस एनालॉगी में देखिए, इस समानता में हमने बताया था, ये देखिए, इसमें कुल जो ये है भाग है वो kVA है, ये अपरेंट पावर। ये भाग है जो बियर वाला पार्ट है, ये है एक्टिव पावर। तुलना है उसके जैसा है, जो यूजफुल है, दिस इज़ यूजफुल। इसका मात्रा ज़्यादा है इसमें। क्यों ज़्यादा है मैं बता दिया, रेजिस्टेंस की वजह से। और ये रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई, ये कौन है, ये फोएम, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, kVAR, ये कम है, ये ज़्यादा है किलोवाट, या यूजफुल पार्ट ज़्यादा है। जो यूजफुल नहीं है रिएक्टिव पावर वो कम है। फेना कम है, फोएम कम है, ये ज़्यादा है, बियर ज़्यादा है। तो आरसी सीरीज सर्किट में भी एक्टिव पावर ज़्यादा है, रिएक्टिव पावर कम है। ये भाग ज़्यादा है, ये भाग जो यूजफुल है, ये भाग कम है। इसमें चिप्स ज़्यादा है, एयर कम है। यूजफुल ज़्यादा है, जो नॉट यूजफुल है वो कम है। यूजफुल ज़्यादा क्यों है, इसकी वजह से। ये कम क्यों है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये इसकी वजह से जो है उपयोगी कार्य परिपथ में होता ज़रूर है कुछ न कुछ, यूज़फुल ज़रूर है। तो ये कहलाता है आरसी सीरीज सर्किट, दिस इज कॉल्ड आरसी सीरीज सर्किट। ऐसे सर्किट भी लाइफ में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो इस सर्किट में करंट लैग नहीं कर सकती है, हम बता चुके हैं। RLC में से ये एब्सेंट है, यही लैग कराता है, पश्चगामी होता है, कराता है करंट, ये नहीं है।
ये सेम फेज में रखने का प्रयास करेगा, ये लीड कराने का प्रयास करेगा, तो ना सेम फेज में करंट होगी ना लीड होगी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री लीड कराना चाहेगा, ये सेम फेज में रखने का प्रयास करना चाहेगा। तो करंट ना तो सेम फेज में होती है और ना 90 डिग्री लीड करती है करंट। तो करंट जाती कहाँ है? बीच में। तो बीच में कहाँ जाती है हमने बताया, 0 से अधिक और 90 से कम। सो फाई का मान कितना होगा? इट इज़ ग्रेटर दैन, फाई इज लेस दैन 90 and it is greater than 0. Yes. So this is called RC series circuit. Thank you for watching this video. Thank you so much.